हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जंगल कैंपिंग की दो कहानियां लेकर आया हूं। दोनों कहानियां कैंपिंग के दौरान बिताए गए उन पलों की हैं जिनमें कैंपर के साथ कुछ भयानक घटनाएं हुई। दोनों कहानियां काफी मजेदार हैं और आपको एंड तक डरा कर रखेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन भी आता है, प्लीज आप लोग उसे भी क्लिक करें। हाइप देने से मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को रीच मिल सकती है और जैसा प्यार और सपोर्ट आप सभी लोग अब तक देते आए हैं, प्लीज उसे ऐसे ही बनाए रखिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। हमेशा की तरह वो एरिक का आइडिया था। उसने मुझसे कहा था कि स्कूल शुरू होने से पहले एक आखिरी एडवेंचर करते हैं। उसने वो बात ऐसे मुस्कुराते हुए कही थी जैसे जंगल उसे खुद बुला रहे हों, और पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाया। हमने 2 बैग सामान से भरे और डैगर रिज ट्रेल के लिए निकल पड़े। वो दिन एकदम परफेक्ट था। नीला आसमान, हल्की गर्म धूप, उस टाइप का समर डे जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे कि आज कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेल हेड के पास पहुंचे, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। यहां तक कि झिंगुरों की आवाजें जो थोड़ी देर पहले कान फाड़ रही थी, वो भी अचानक गायब हो गई थी। एरिक मुझसे कुछ कदम आगे निकल चुका था। उसका बैकपैक हर कदम पर झूल रहा था। उसकी एक्साइटमेंट जैसे हवा में साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने बैग के स्ट्रैप्स एडजस्ट की, सोचा कि इतना सामान क्यों पैक कर लिया, और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। ट्रेल की शुरुआत आसान थी। वो एक चौड़ी पगडंडी थी जो बस हल्की सी चढ़ाई के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो रास्ता संकरा हो गया। दोनों तरफ पेड़ इतने घने थे कि उनकी शाखाएं ऊपर आपस में उलझी हुई थी। अब धूप भी छन कर आ रही थी। जमीन पर लंबी टूटी फूटी परछाइयां बना रही थी। मैंने अपनी निगाहें एरिक की पीठ पर टिकाए रखी, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी खट्टी सी गंध आने लगी, जैसे गीले सड़े हुए पत्तों की बदबू हो। मैंने उससे पूछा, ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? उसने कहा, ये एक जंगल है और जंगल में ऐसी बदबू आम बात है। लेकिन मुझे वो बदबू आम नहीं लगी। मैं पहले भी जंगलों में ट्रैक कर चुका हूँ, कैंपिंग कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बदबू पहले कभी नहीं सूंघी थी। और डैगर रिज का नाम मैंने कभी किसी मैप पर भी नहीं देखा था। उसके बारे में बस कुछ कहानियां सुनी थी। कुछ सीनियर लड़कों की कहानियां थी जो कहते थे कि उन्होंने वहां परछाइयों को हिलते देखा है या किसी ने उन्हें उनका नाम लेकर पुकारा है। मैंने कभी उन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, मैंने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब निशान थे। पहले तो लगा शायद किसी भालू के पंजों के निशान होंगे, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा, वो भालू के पंजों के निशान तो नहीं लगे। लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जो आपस में क्रॉस कर रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उकेरा हो। मैं वहां रुक गया। एक निशान पर हाथ फेरते हुए मैंने एरिक से कहा, एरिक, तुम ये निशान देख रहे हो? लेकिन एरिक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने कहा, शायद किसी हाइकर का काम है, चलता रहे, बार बार रुकेगा तो अंधेरा हो जाएगा। मैं उसी वक्त वापस लौट जाना चाहता था। हर एक इंस्टिंक्ट कह रही थी, वापस भाग जा। लेकिन एरिक का कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह बहुत ज्यादा था। वो हमेशा आगे बढ़ता था, खतरे को हंसते हुए फेस करता था, और मैं बस पीछे पीछे चल देता था, क्योंकि मैं कभी कायर नहीं कहलाना चाहता था। जब हम सिल्वर बेसिन पहुंचे, सूरज काफी नीचे जा चुका था। आसमान नीले, काले, बैंगनी और लाल रंगों से भर गया था। वहां एक चौड़ा सा क्लियरिंग था, मतलब एक खुला मैदान था। चारों तरफ से ऊंची नुकीली चट्टानों से घिरा हुआ था। एरिक ने बैग नीचे फेंका और शरीर स्ट्रेच करते हुए बोला, ये जगह एकदम परफेक्ट है, देख क्या कमाल का व्यू है। मैंने भी अपना बैग गिराया और एक सपाट चट्टान पर बैठ गया। उस वक्त हवा बड़ी अजीब तरह से ठहरी हुई थी। मैंने उस सुंदरता पर ध्यान देने की कोशिश की। सूरज की आखिरी किरणें चट्टानों को सुनहरा रंग दे रही थी।
लेकिन मुझे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे हम वहां अकेले नहीं हैं। और एरिक हमेशा की तरह वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। उसने टॉर्च उठाई और बैग को एक कंधे पर टांग लिया। फिर उसने कहा, मैं थोड़ा ऊपर रिच की तरफ जा रहा हूं, 10 मिनट में आता हूं। मैं अचानक खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या तू अंधेरे में ऐसे ही निकल जाएगा? वो हंसा और फिर उसने वही कॉन्फिडेंट और बेफिक्री अंदाज में कहा, रिलैक्स रायन, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं। तू बस फायर जलाना शुरू कर, मैं बस अभी आता हूं। मैंने देखा वो टॉर्च की बीम के साथ पेड़ों में गायब हो गया। एक पल के लिए मेरा भी मन हुआ कि उसके पीछे जाऊं, लेकिन अंधेरे जंगल में अकेले जाने का डर उससे ज्यादा भारी था। मैंने फायर जलानी शुरू की और उसे जलाने में मुझे उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और जो सूखी लकड़ियां एरिक ने पैक की थीं, वो भी सही से जल नहीं रही थीं। काफी कोशिशों के बाद एक छोटी सी आग जल पाई। तब तक सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका था। सिर्फ आग की हल्की सी रोशनी बची थी और उसके बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। 10 मिनट बीते, फिर 20। आग सुलगती रही और उसकी परछाइयां पेड़ों पर अजीब तरीके से डांस करने लगी, जैसे वो जिंदा हो गई हों। मैंने घड़ी देखी, मेरे पेट में मरोड़ सी उठने लगी। एरिक अभी तक आया नहीं था। मैंने आवाज लगाई, एरिक, लेकिन मेरी आवाज जंगल की उस विशाल चुप्पी में कहीं खो गई। कोई जवाब नहीं आया। वो परछाइयां और लंबी होती गई और गहरी होती गई। उनका शेप कुछ गलत सा लग रहा था। मैं खड़ा हो गया। मैंने टॉर्च कस कर पकड़ी और उस पगडंडी की तरफ देखा जहां एरिक गया था। आग की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। मैं फिर से चिल्लाया और इस बार थोड़ा और जोर से, एरिक। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई टहनी टूटी हो। मुझे राहत मिली। मुझे लगा एरिक आ रहा है और मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा और फिर से कहा, एरिक, तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं आगे चलता रहा। आग की रोशनी अब पीछे छूट रही थी और सामने की तरफ बस घनघोर अंधेरा था। मेरी टॉर्च की बीम झपकने लगी। उसका उजाला उन भारी परछाइयों के आगे बहुत कमजोर था। तभी मुझे कुछ दिखा। एक पल के लिए लगा जैसे कोई पेड़ों के बीच भागता हुआ दिखा है, लेकिन जब टॉर्च का फोकस किया तो वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा यहां कुछ ठीक नहीं है। सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा था। हाथों के रोंगटे खड़े होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाइयां सिर्फ हिल नहीं रही थी, बल्कि देख भी रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ लौटा, आंख की तरफ। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत हल्की सी, जैसे किसी की सांस हो। वो आवाज जंगल से आई थी, धीमी, लंबी, खिंची हुई, जैसे किसी और ही दुनिया से निकली हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फुसफुसाकर कहा, एरिक। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अंदर कहीं मैं जानता था वो एरिक नहीं था। पता नहीं मैं कितनी देर वहां खड़ा रहा, पेड़ों की ओर देखता रहा। पीछे आग सुलग रही थी, लेकिन अब वो मीलों दूर सी लग रही थी। मेरी टॉर्च पर पकड़ इतनी टाइट थी कि उंगलियां दुखने लगी थी, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे वो इस दुनिया की हो ही नहीं। एरिक, क्या तुम हो? मैंने फिर से पुकारा, लेकिन जो सन्नाटा उसके बाद छाया वो पहले से भी ज्यादा भारी था, जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। मैं एक कदम आगे बढ़ा। टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी। उसकी हल्की सी बीम अंधेरे को चीरती हुई बढ़ी। अब पेड़ और भी ऊंचे लगने लगे थे। उनकी शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थी कि वो नेचुरल नहीं लग रही थी। अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ चरमराया और मैं वहीं जम गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने धीरे से नीचे देखा। वो एरिक का बैकपैक था, ट्रेल के ठीक बीच में सीधा रखा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। बैग के स्ट्रैप्स फटे हुए थे, एक तो बस धागों से लटका हुआ था।
और बैग पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। मैं नीचे झुका, कांपता हुआ हाथ बैग की तरफ बढ़ाया। मैंने फिर से कहा, एरिक। मुझे अब भी उम्मीद थी कि शायद वो किसी पेड़ के पीछे से हंसते हुए बाहर आएगा और बोलेगा कि देखा, तुझे डरा दिया ना। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई। मैंने धीरे धीरे बैग की चैन खोली। जिप की आवाज उस गहरी चुप्पी में बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था। एक टॉर्च, एक पानी की बोतल, एरिक का पुराना कंपास और एक मुड़ा तुड़ा मैप। मुझे अचानक झटका लगा। अपना सारा सामान ऐसे छोड़कर वो कहाँ गया होगा। मैंने फिर से कहा, तू कहाँ है यार, सामने आ। मेरा गला सूख चुका था। तभी वो आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से और गहराई में, जैसे खुद जंगल मेरा नाम बोल रहा हो। मैंने तुरंत सिर उठाया और मेरी टॉर्च की बीम में कुछ हलचल सी दिखी। बीम के थोड़ा बाहर एक बहुत बड़ी परछाई थी, एरिक से भी कहीं ज्यादा बड़ी, पेड़ों के बीच से सरकती हुई दिखी। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है, कौन है वहां? लेकिन मेरी आवाज टूट रही थी। जंगल से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था मैंने एक हल्की सी हंसी सुनी थी। घबराहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं पीछे हटा, टॉर्च इधर उधर घुमाने लगा। तभी मेरी नजर कुछ पैरों के निशानों पर पड़ी। वो बैकपैक से आगे जंगल के और अंदर जा रहे थे। पहले लगा शायद एरिक के होंगे। मुलायम मिट्टी में गहरे निशान थे, लेकिन जब मैंने टॉर्च डालकर ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो निशान बहुत लंबे, बहुत चौड़े थे और उनके बीच की दूरी इंसानी कदमों जैसी नहीं थी। मैंने फिर से बुदबुदाया, एरिक। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। हर एक इंस्टिंक्ट कह रहा था, वापस जा, कैंप में लौट जा और सुबह का इंतजार कर। लेकिन अगर एरिक वहां कहीं जंगल में था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी तो मुझे उसे ढूंढना होगा। यही सोचकर मैंने गले में जमे डर को निगला और एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। अब जंगल और गहरा लगने लगा था। पेड़ जैसे पास आ गए थे। हवा भारी थी, इतनी कि सांस लेना भारी हो रहा था। मेरी टॉर्च फिर से झपकने लगी। उसकी बीम कमजोर पड़ती जा रही थी, जैसे जंगल उस रोशनी को सोख रहा हो। पैरों के निशान एक छोटे से क्लियरिंग में जाकर रुक गए। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसका तना टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी छाल पर गहरे घूमते हुए चिन्ह थे जो अंधेरे में हल्की सी चमक छोड़ रहे थे। उन निशानों को देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो पैटर्न बहुत सही थे, बहुत ज्यादा परफेक्ट थे, जैसे किसी समझदार इंसान ने बनाए हों। पेड़ की जड़ के चारों तरफ की जमीन उखड़ी हुई थी, जैसे वहां कुछ दबाया गया हो या वहां से कुछ निकाला गया हो। मेरे पेट में मरोड़ सी उठी। अब वो खट्टी सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई थी, गले के पिछले हिस्से में चुभने लगी थी। मैंने बहुत हल्के से फिर से पुकारा, एरिक, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उस पेड़ के चारों ओर की परछाइयां हिलने लगी। मैं थोड़ा और पास गया और फिर मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। एक कपड़े का टुकड़ा फटा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ था। मैंने ध्यान से देखा, वो एरिक की शर्ट थी। मेरी सांस अटक गई। वो आवाज फिर से आई, अब की बार और तेज और साफ। मैं पलटा। टॉर्च की बीम अंधेरे को चीरती हुई घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज बंद नहीं हुई। अब वो और तेज हो गई थी। अब वो आवाज हर तरफ से आ रही थी। वो आवाज सिर्फ मुझे बुला नहीं रही थी, वो मुझ पर हंस भी रही थी। मैं पीछे हटने लगा। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और तभी मेरा पैर एक जड़ से टकराया और मैं गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। मैं घिसटता हुआ टॉर्च तक गया, उसे उठाने की कोशिश की। मेरी उंगलियां ठंडी मिट्टी से टकराई और तभी मैंने उसे देखा।
वहां कोई था, लंबा और बहुत पतला। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसका चेहरा, या कहीं जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खालीपन था। उसके हाथ पांव बहुत लंबे थे और उसकी हर हरकत बड़ी अजीब सी थी, जैसे कोई उसे किसी अदृश्य डोरी से चला रहा हो। मैं जड़ हो गया, सांस लेना तक भूल गया। मैं हिल भी नहीं पाया। फिर उसने अपना सर एक तरफ झुकाया, जैसे मुझे ध्यान से देख रहा हो। फिर बहुत धीमे लेकिन ठोस कदम के साथ आगे बढ़ा। तभी मेरा शरीर हरकत में आया। मैंने टॉर्च झट से पकड़ी और वहां से दौड़ पड़ा। मैं जंगल को चीरता हुआ भाग रहा था। अब वो फुसफुसाहटें शोर बन चुकी थी। पेड़ जैसे पास आकर मुझे नोच रहे थे। उनकी शाखाएं मेरे चेहरे पर चुभ रही थी। जड़ें मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब मैं उस क्लियरिंग में पहुंचा जहां हमारा कैंप था, आग बुझ चुकी थी और हमारा टेंट गायब था। और जमीन पर खरोंचों से बने वही चिन्ह और वही निशान थे जो चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सांसें उखड़ चुकी थी। वो फुसफुसाहटें अब धीरे धीरे शांत हो गई थी, लेकिन देखे जाने का वो एहसास, वो कहीं नहीं गया। वो कभी नहीं जाएगा। मुझे याद भी नहीं मैं वापस टाउन कैसे पहुंचा। मैं बस भागता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पेड़ मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। वो मेरे पास आते जा रहे थे। भागते भागते जब मैं आखिरकार जंगल से बाहर निकला, मेरे पैर इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। मैं धूल भरी सड़क पर गिर पड़ा। मेरे हाथों में एरिक का फटा हुआ बैकपैक था। उसके स्ट्रैप्स अब भी गीले थे, किसी ऐसी चीज से जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। जब मैं टाउन पहुंचा तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन उसकी धूप गर्म नहीं लग रही थी। वो भारी ठंडा एहसास अब भी मेरी स्किन से चिपका हुआ था, जैसे खुद जंगल मेरे अंदर उतर गया हो। जब मैंने एरिक के पेरेंट्स को देखा तो मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो गया। मेरी आवाज बैठ गई थी। उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ उसे ले गया। एरिक को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी उम्मीद से कहीं जल्दी तैयार हो गई थी। शायद मेरी शक्ल देखकर, या शायद इसलिए कि मैं बस कांपता जा रहा था, या फिर इसलिए कि मैंने एरिक का बैकपैक ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे वही मेरी लाइफलाइन हो। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। डैगर रिज, वो अजीब निशान, वो फुसफुसाहटें, लेकिन किसी ने सच में यकीन नहीं किया। शेरिफ ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो कोई आम मिसिंग केस हो। उसने कहा, जंगल में ऐसा होता रहता है, बच्चे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, आप टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन जब उनकी टीमें जंगल में दाखिल हो रही थी, मैं उनकी आंखों में वो डर साफ साफ देख सकता था। वो कहानियां उन्होंने भी सुनी थी, सबने सुनी थी। मैं जंगल के किनारे पर ही टहलता रहा, नाखून चबाता हुआ इंतजार करता रहा कि कोई अच्छी खबर लेकर लौटेगा। घंटे बीत गए और फिर कई दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना एरिक, ना उसके पैरों के निशान। बस सिल्वर बेसिन के पास वो बड़ा सा पेड़ मिला जिसकी छाल पर वो डरावने चिन्ह बने हुए थे। सर्च डॉग्स उस पेड़ के पास जाने से भी मना कर रहे थे। एक बड़ा जर्मन शेफर्ड जबरदस्ती खींचे जाने पर चीख पड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका हैंडलर जब वापस आया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बस इतना कहा, यहां की हवा सही नहीं लग रही, यहां कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार सर्च को बंद कर दिया गया। शेरिफ ने एरिक के पेरेंट्स से कहा, हम खोज जारी रखेंगे, लेकिन उसकी आंखों में बात कुछ और ही थी। सभी ने मान लिया था कि एरिक अब नहीं रहा, शायद मर गया है, लेकिन मुझे मालूम था वहां कुछ और हुआ है। एक हफ्ते बाद मुझे बुरे सपने दिखने शुरू हुए। शुरुआत में बस झलकियां दिखती थीं। एरिक का सफेद पड़ा हुआ चेहरा, उसके हिलते हुए होंठ, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन उनमें से आवाज नहीं निकलती थी।
फिर वो सपने और डरावने हो गए। सपने में मैं उसी जंगल में होता था, पेड़ों के बीच दौड़ रहा होता था। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आती थीं, परछाइयां जिंदा हो जाती थीं, लंबी टेढ़ी उंगलियां मेरी ओर बढ़ती थीं। और एरिक हमेशा मेरे आगे होता था, मेरी पहुंच से बस थोड़ा सा दूर। उसकी आकृति ऐसे झपकती रहती थी जैसे कोई पुराना टीवी हो जिसका सिग्नल जाने वाला हो। मैं चिल्लाता था, रुक जा एरिक, लेकिन वो कभी नहीं रुकता था। जब मैं नींद से उठता तो शरीर बहुत भारी लगता था। छाती पर ऐसा दबाव होता जैसे जंगल अब भी वहीं हो, मेरे ऊपर बैठा हो। वो फुसफुसाहटें अब सपनों तक सीमित नहीं रहीं, वो मुझे जागे हुए भी सुनाई देने लगी। शुरुआत में हल्की थी, जैसे कान के अंदर से आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो तेज होती गई। हमेशा मेरा नाम होता था, हमेशा उसी अंदाज में, चिढ़ाते हुए, हंसते हुए, जैसे पूरा जंगल मुझे फिर से बुला रहा हो। मैंने उन्हें इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, खुद को स्कूल में, कामों में, हर चीज में डुबो दिया जो मुझे अपने दिमाग से दूर रखे। लेकिन चाहे मैं कहीं भी गया, वो जंगल हमेशा मेरे साथ रहा, किसी साए की तरह मेरा पीछा करता रहा। साल बीत गए, मैं कभी डैगर रिज दोबारा नहीं गया। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो जंगल तो अब मेरे साथ था। वो आवाजें रात में और भी बुरी हो जाती थी। मैं पसीने से भीगा हुआ उठता, धड़कन इतनी तेज होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। मुझे लगता कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। एक बार तो मैंने सच में देखा, कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही, लंबी, पतली, उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे। चेहरे की जगह कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। जब लाइट ऑन की तो वो गायब हो गया। 25 की उम्र आते आते मैंने सोना छोड़ दिया था। सपने और हकीकत आपस में घुल गए थे। अब फर्क कर पाना नामुमकिन था कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नहीं। तभी मुझे समझ आया, मुझे वहां वापस जाना होगा। मैं तैयार हुआ और ठंडी सुनसान सर्दियों में रॉकीज के जंगलों की ओर चल पड़ा। जंगल अब बदला हुआ था, ज्यादा शांत, ज्यादा ठंडा और ज्यादा खतरनाक था। डैगर रिज का ट्रेल हेड बर्फ और झाड़ियों में छिप चुका था, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया। पेड़ों की छाल पर अब भी वही निशान थे, उनकी तीखी घुमावदार लकीरें दिन में भी हल्की हल्की चमक रही थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। फुसफुसाहटें अब धीरे नहीं थी, वो अब एक कोरस बन चुकी थी। कई सारी आवाजें एक साथ बोलती हुई सुनाई दे रही थी। सिल्वर बेसिन में वो पेड़ अब भी था, उसकी छाल अब और भी ज्यादा मुड़ी हुई थी। उस पर वही घूमते हुए पैटर्न बने हुए थे। जड़ें जमीन में ऐसे घुसी हुई थी जैसे वो जिंदा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेरी टॉर्च फिर से झपकने लगी। मैंने कहा, एरिक। तभी वो फुसफुसाहटें रुक गई, एकदम खामोशी छा गई। फिर पेड़ के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। वो एरिक था, कम से कम दिखने में तो एरिक ही था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी थी लेकिन खाली थी, होंठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने एक हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। उसकी हरकत बहुत धीमी और अजीब थी, जैसे किसी डोरी से उसे कंट्रोल किया जा रहा हो। मैंने धीरे से कहा, एरिक, तुम हो? वो रुक गया, उसका सर एक तरफ झुका। उसका चेहरा कुछ ऐसे बना जैसे मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं थी। और तभी वो आवाजें फिर से लौट आईं। अब वो फुसफुसाहटें नहीं थी, अब वो चीखें थी। पेड़ के चारों ओर की परछाइयां फट पड़ी, लंबी नुकीली उंगलियां मेरे पीछे बढ़ने लगी। मैं मुड़ा और भागा। मेरे नीचे जमीन हिलने लगी, पेड़ और पास आने लगे, शाखाएं मुझे नोचने लगी, जड़ें मुझे खींचने लगी। जैसे तैसे मैं जंगल से बाहर निकला
फिर उस आखिरी पल मैंने जो आवाज सुनी वो एरिक की थी। वापस मत आना। आज तक मुझे नहीं पता उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, और ना ही ये पता कि वो चीज वाकई में एरिक थी या कोई और था जिसने उसका चेहरा पहन रखा था। पर एक बात मैं जरूर जानता हूं, मैं अब कभी उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं उस ट्रिप की प्लानिंग मैंने ठीक से नहीं की थी। शुरू से ही सब कुछ अधूरा सा था। मेरा आइडिया सिंपल था, शहर से दूर भागना, वीकेंड जंगल में बिताना और अपना दिमाग थोड़ा शांत करना। और इस सब के लिए वर्मोंट के घने जंगल मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे। मैंने होटल भी बुक नहीं किया, बस सारा सामान ट्रक में फेंका और निकल पड़ा। जब मैं ट्रेल हेड पर पहुंचा तो शाम के 5 बजने वाले थे। काफी देर हो चुकी थी। जितना मैंने प्लान किया था उससे कहीं ज्यादा देर हो गई थी। वहां एकदम सन्नाटा था, एक भी गाड़ी नहीं थी। ट्रेल हेड पर लगे बोर्ड पर लिखा था, सबसे नजदीकी शेल्टर तक करीब 5 घंटे की हाइक है। 5 घंटे की हाइक। मैंने सोचा अगर तेज चला तो रात के 10 तक या ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक पहुंच जाऊंगा। मेरे पास टॉर्च थी और जोश की कोई कमी नहीं थी, तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी। फिर भी खाली पार्किंग लॉट देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई थी। शुरुआत में रास्ता बुरा नहीं था, हवा साफ थी और उसमें गहरे जंगल की मिट्टी जैसी खुशबू थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर एक मोटी सी छत बना रही थी। मैं ठीक ठाक स्पीड में चल रहा था। मेरे बूट्स की मिट्टी पर चरमराहट की आवाज उस खामोशी में अकेली आवाज सुनाई दे रही थी। वहां बहुत ज्यादा खामोशी थी, ना किसी पक्षी की आवाज थी, न ही पत्तों की सरसराहट थी। बस मेरे चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे। सूरज अब पेड़ों के पीछे डूबने लगा था। मैं एक पल को रुका, एक बड़े से काई लगे पत्थर के सहारे टिककर सांस लेने लगा और अपनी पानी की बोतल निकाली। तभी मैंने कुछ सुना। बहुत हल्की सी क्रंच की आवाज आई, जैसे किसी ने कदम रखा हो। मैं वहीं जम गया और मैं ध्यान से सुनने लगा, लेकिन फिर कुछ नहीं सुनाई दिया। बस कीड़ों की धीमी सी गुनगुनाहट और पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई हिरन होगा या फिर कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन जब मैंने टॉर्च घुमाकर देखा तो उसकी बीम पेड़ों के बीच किसी चाकू की तरह कटती चली गई और मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है यार, बस तेरा वहम है। थोड़ा हंसने की कोशिश की, शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था। मैंने फिर से चलना शुरू किया, इस बार थोड़ा तेज। अब ट्रेल और भी गहरा होता जा रहा था। तीसरे घंटे तक एकदम काला अंधेरा छा चुका था। मेरी टॉर्च ही अब मेरी एकमात्र उम्मीद थी। उसकी संकरी सी रोशनी अब काफी नहीं लग रही थी। पेड़ अब और घने हो चुके थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां और अंधेरे में काले तनों का आकार कुछ अजीब लग रहा था। हर कुछ मिनट में मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे से आ रहा है। कभी पत्तों पर किसी के चलने या किसी टहनी के टूटने की आवाज आती। मैं हर बार रुकता, टॉर्च घुमाता, लेकिन कुछ नहीं होता था। अब वो अकेलापन दम घोटने लगा था। मैं खुद को समझाता रहा, ये जंगल है और तेरा दिमाग बस खेल खेल रहा है। लेकिन फिर भी वो एहसास नहीं गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ पर लगातार कोई नजरें गड़ाए हुए है, जैसे मेरी हर हरकत देखी जा रही है। फिर करीब 4 घंटे बाद वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो हल्की नहीं थी। मेरी बाईं तरफ बहुत जोर से एक टहनी टूटी। मेरा दिल गले में अटक गया। मैं घूमा, टॉर्च मारी, उसकी बीम जाकर पेड़ों के एक झुंड पर पड़ी, जिनकी परछाइयां हड्डियों जैसी लंबी और टेढ़ी लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, हेलो, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी मेरे आंख के कोने में कुछ हिला, जैसे कुछ तेजी से एक पेड़ के पीछे सरक गया। मैं चिल्लाया, कौन है?
डर के मारे मेरा यही रिफ्लेक्स निकला। अब मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि बाकी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च की बीम उसी पेड़ पर टिकाई जहां मैंने कुछ देखा था, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा, कुछ हिला भी नहीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरे पैरों की आवाज मिट्टी में गूंज रही थी। टॉर्च इधर उधर हिल रही थी, पर परछाइयां अब और गहरी हो चुकी थी। मेरी सांसें अब तेज और बिखरी हुई थी। मैं अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, पर वो काबू में नहीं आ रही थी। और तभी एक बहुत तेज चीख सुनाई दी, इतनी जोर से कि जंगल को चीर कर चारों तरफ गूंज उठी। मैं वहीं जम गया। शरीर का हर हिस्सा जैसे लकवा मार गया। वो चीख इंसानी नहीं लग रही थी, ना ही किसी जानवर जैसी थी। वो कुछ और ही था। मुझे याद नहीं मैंने कब दौड़ना शुरू किया। एक पल मैं वहां खड़ा था और अगले पल मैं दौड़ रहा था। पैरों में जलन हो रही थी। टॉर्च हाथ में उछल रही थी। पेड़ों की जड़ें, पत्थर सब मेरी टॉर्च में एक पल को चमकते और फिर गायब हो जाते। अब मेरे पीछे कदमों की आवाजें आ रही थी, भारी तेज कदमों की आवाजें। कोई मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस भागता रहा। ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा था। फेफड़े चीख रहे थे। दिमाग सवालों से भरा था। ये क्या चीज है? मुझसे क्या चाहती है? लेकिन मैं उनका जवाब भी नहीं चाहता था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। फिर एकदम से वो कदम रुक गए, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं भागता रहा। जितना दूर भाग सकता था भागता रहा, और जब और नहीं भाग पाया तो ट्रेल से हटकर एक गिरे हुए पेड़ के पीछे जा गिरा। मेरा सीना धड़क रहा था। गला सूख चुका था। सांस लेते हुए जलन सी हो रही थी। मैंने टॉर्च बंद कर दी और वहीं झुककर बैठ गया। टॉर्च को हथियार की तरह कसकर पकड़ लिया। अंधेरा एकदम घना था। हाथ कांप रहे थे। कान हर एक आवाज के लिए तने हुए थे। फिर मैंने वो आवाज फिर से सुनी। धीरे धीरे लेकिन जानबूझकर कोई उस गिरे हुए पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। वो कदम पेड़ के दूसरी तरफ रुक गए। फिर कोई बड़ा सा आकार उस तने से अपना शरीर रगड़ने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मन में यही दुआ करता रहा कि वो जो भी कोई है मुझे देख ना पाए, मेरे दिल की धड़कन ना सुन पाए। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। बस कीड़ों की बहुत हल्की सी आवाज आती रही। मैं वहां कितनी देर रहा मुझे नहीं पता। शायद कुछ घंटे बीते, शायद उससे भी ज्यादा। मेरी हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। जो भी वहां था वो वहां से गया नहीं था, बस इंतजार कर रहा था, घात लगाए बैठा था। मुझे नहीं पता मैं उस गिरे हुए पेड़ के नीचे कितनी देर तक सिकुड़ा रहा, लेकिन हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। मेरे मसल्स अब बुरी तरह अकड़ चुके थे। इतनी देर तक झुककर बैठे रहना आसान नहीं था। सांसें छोटी और अनियमित हो गई थी, और मेरी टॉर्च अब भी मेरे कांपते हाथों में बंद पड़ी थी। मैं उसे फिर से ऑन नहीं करना चाहता था, अभी नहीं। जो भी वहां कोई था वो मुझे देख लेता। कदमों की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन आसपास की आवाजें बहुत तेज थी। कभी टहनियों का टूटना, कभी पत्तों का सरसराना, कभी बहुत पास से, कभी थोड़ा दूर से। जो भी था वो अभी तक गया नहीं था। वो मेरे चारों ओर घूम रहा था। मैंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन जाता कहां? ट्रेल तो टॉर्च में भी मुश्किल से दिख रहा था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अब कितना दूर भटक चुका हूं। और फिर वो चीख, उसकी याद ही मुझे जड़ कर रही थी। मैं दोबारा वो आवाज नहीं सुनना चाहता था, और ये तो बिल्कुल नहीं जानना चाहता था कि वो आवाज निकली किससे थी। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने समय को ही निगल लिया हो। मेरा दिमाग अब सबसे बुरे ख्यालों की ओर जा रहा था। क्या ये चीज मेरा शिकार कर रही है, या फिर क्या इसे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं? क्या ये पहले से जानता है कि मैं कहाँ हूं,
और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं शब्द नहीं पहचान पाया, लेकिन वो आवाज इंसानी थी। वो अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा हो। हर अक्षर टेढ़ा मेढ़ा और ऐसा था जैसे उसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। फिर वही फुसफुसाहट दोबारा आई और इस बार और पास से आई। मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद को पेड़ के तने से और कसकर चिपका लिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। मैंने हाथ टॉर्च की ओर बढ़ाया। मेरी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी, इसे मत जलाना, लेकिन अंधेरे में यूं बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। मेरी उंगलियां टॉर्च के स्विच पर पहुंची। मैंने एक गहरी सांस ली, 3 तक गिना और टॉर्च ऑन कर दी। 1 सेकंड के लिए लाइट उस चीज पर जाकर पड़ी। करीब 10 फीट दूर कोई झुका हुआ खड़ा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, शायद हुड में या बालों में, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। एक हाथ जमीन पर टिका था और दूसरा मेरी तरफ फैला हुआ था। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो पीछे हट गया। एक धीमी गहरी सी कुर्राहट निकाली। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने क्या देखा, और तभी वो आकृति परछाइयों में पीछे की तरफ ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। मैंने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मुझे भी अब वहां रुकना नहीं था। जो भी वो चीज थी, अब वो जान चुकी थी कि मैं कहाँ हूं। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, एक बार चारों ओर देखा, फिर चलना शुरू किया। जितना चुपचाप चल सकता था चलने की कोशिश की। हर पेड़ अब एक जैसा लग रहा था। ट्रेल अब गायब हो चुका था। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूं या कहाँ जा रहा हूं। मैं झाड़ियों के बीच से जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। हर कदम अब ज्यादा तेज आवाज कर रहा था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे किसी भी तरह कार तक पहुंचना था। मुझे नहीं पता था मैं कितना दूर हूं या सही दिशा में भी जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। जब मैं पेड़ों से बाहर निकला और मुझे ट्रेल हेड दिखा, तो मुझे एक राहत मिली। मेरी कार वहीं थी, वैसी ही जैसी छोड़कर गया था। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। ड्राइवर साइड की विंडो पर एक हाथ का निशान था, कीचड़ से बना हुआ था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी और वो निशान काफी ताजा था। मैंने सोचना बंद कर दिया। झट से दरवाजा खोला, अंदर बैठा, दरवाजा लॉक किया। हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी इग्निशन में डालना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने पूरी रेस दे दी और मैं वहां से निकल पड़ा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक आधे रास्ते घर नहीं पहुंच गया। आज भी मुझे नहीं पता मैंने वहां क्या देखा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक हाइप नहीं किया है तो हाइप भी जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।